जेईटी हम स्टार्ट करने लगे आज से और ये पहली वीडियो है लोअर जेईटी के लिए। इसमें बेसिकली फर्स्ट चैप्टर करना है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन ये जो स्टार्ट के मैं वीडियोस बनाऊंगी ना, ये सिर्फ होंगे प्रेजेंटेशन और उसके बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। ठीक है, सिर्फ हम इनमें प्रेजेंटेशन इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे कि कोई भी डिजीज है उसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा है और फिर हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें। पहले हम सारे चैप्टर्स को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, इन 5 चैप्टर्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी उसमें फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन इन्वेस्टिगेशन हमें समझ आ गई है, अब आगे सर्जरी कौन सी करनी है, कैसे सर्जरी करनी है, और उसके अगर कोई स्टेप्स होंगे इंपॉर्टेंट वो देखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक जाना है। सबसे पहले उसने स्मॉल बबल परफोरेशन की बात की है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि परफोरेशन के क्या कॉजेज हैं, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आप लोगों को पता है कि परफोरेट स्मॉल बबल, सबसे पहले तो ट्रोमा, हम अभी जनरल सर्जरी पढ़कर आए हैं, उसमें हमने देखा कि जो ट्रोमा है वो ब्लंट भी हो सकता है, पेनिट्रेटिंग भी हो सकता है, वो स्टमक को, लिवर को, उसको स्प्लीन को, बॉवल को, मिजेंट्री को, इन सबको इफेक्ट कर रहा होता है। डिफरेंट तरह के ट्रोमा डिफरेंट तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अगर ट्रोमा होगा तो उसकी वजह से स्मॉल बबल परफोरेट कर जाएगी। ईआरसीपी आप कर रहे थे, ईआरसीपी को डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए तो वैसे यूज नहीं किया जाता क्योंकि एमआरसीपी को प्रेफर किया जाता है, लेकिन थेराप्यूटिक भी इसकी कुछ यूजेस है ना ईआरसीपी के, इसलिए ईआरसीपी आजकल यूज हो रही है। तो उस केस में स्मॉल बबल परफोरेट कर सकती है। ठीक है, मतलब ईआरसीपी क्यों स्मॉल बबल को कर रही है, आपको पता है ना ईआरसीपी में क्या करना होता है। आप जो ना वो ड्यूडिनम से जाते हो, ठीक है, ड्यूडिनम से आगे वो जो एम्पुला वेटर है वहां से देख गुजर कर तो फिर बिलरी चैनल में एंटर होते हैं। सही है, ये चीजें जिसने वो चैप्टर पढ़ा हो हिपैटो बिलरी का उसको समझ आ गई होगी बात की, वरना जब हम अपर जीएटी करेंगे ना, लोअर के बाद अपर जीएटी करेंगे, तो तब हम इसको देखेंगे आरसीपी की इंडिकेशंस को भी और सारा यूजेस को भी। अच्छा, क्रोन डिजीज के केस में परफेक्ट कर जाती है। क्रोन डिजीज एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इसमें अल्सर्स बन रहे होते हैं और फिर ना परफेक्ट कर जाती है। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं लिखा हुआ क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी नो डाउट एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि परफोरेशन हो जाती है बोवल की, लेकिन ना क्योंकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, एक तो वो इन्वॉल्व करती है कोलोन को ज्यादा, ये चीज आ जाती है, कोलोन को इन्वॉल्व करती है। ये हम बात करें स्मॉल बबल की परफोरेशन की, ये आपने जरा याद रखना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो वो कोलोन को इन्वॉल्व करती है, रेक्टम से शुरू होती है और फिर कोलोन तक जाती है। लेकिन जो क्रोन डिजीज है ना, क्रोन डिजीज ने ना होना होता है या ज्यादातर इसने इन्वॉल्व करना होता है इलियम को। ठीक है, तो वो एक स्मॉल बबल है, ये थोड़ा सा पॉइंट था। बाकी इस्कीमिया की वजह से परफोरेशन हो सकती है कि इस्कीमिया, इसको ब्लड नहीं मिल रहा, जब ब्लड नहीं मिल रहा तो ये परफोरेट कर जाएगी। अब इस्कीमिया क्यों है, एक तो मिजेंटेरिक इस्कीमिया होता है, क्यूट मिजेंटेरिक इस्कीमिया, कि कोई जो है पेशेंट में थ्रोम्बस आ जाता है या एम्बोलिज्म हो जाती है, उसकी वजह से जो है वहां पर मिजेंट्री जो वेसल्स हैं उनका ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती हैं और बॉवल को ब्लड नहीं मिलता, इस्कीमिया हो जाता है, परफोरेट कर जाती है। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, ठीक है, हर्निया था और उसका कंटेंट जो था वो बोवल था, स्मॉल बोवल था, अब उसको ब्लड नहीं मिला, स्ट्रैंगुलेशन होगी तो फिर वो परफोरेट कर सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। मिसलिनियस में रेडिएशन, कार्सिनोमा और वर्म्स आ जाते हैं। तो ये एक दफा भी अगर हम पढ़ लेना कॉजेज तो हमें हमेशा याद रहेंगे कि क्यों परफोरेट करेगी स्मॉल बोवल। आते हैं फीचर्स की तरफ। तो जब भी स्मॉल बबल परफोरेट करेगी तो पेरिटोनाइटिस के फीचर्स मिलेंगे। पेरिटोनाइटिस के फीचर्स भी अपर जीआईटी में डिस्कस करने हैं, लेकिन आपको पता ही है कि सडन ऑनसेट की पेन होती है, सवेयर एब्डोमिनल पेन, गार्डिंग रिजिडिटी, ठीक है, ये वाले फीचर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने एक्सरे टेस्ट कराना होता है इरेक्ट पोस्चर में, जिसमें आपको एयर अंडर डायफ्राम मिलती है। आपने इसको गूगल कर लेना है और आपने गूगल करेंगे तो आपको डायफ्राम के नीचे ना एक ब्लैक शेडो मिलेगा। यूजली वहां पे ब्लैक शेडो मौजूद नहीं होता, एक्सरे पे एयर ब्लैक नजर आती है। तो अगर आपको डायफ्राम के नीचे एक ब्लैक सा शेडो नजर आए ना, तो वो एयर अंडर डायफ्राम उसको कहते हैं। ट्रीटमेंट अभी डिस्कस नहीं करना, ये नेक्स्ट जब हम सीरीज बनाएंगे ना वीडियोस की, उनमें सारा ट्रीटमेंट और सर्जरी डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइफाइड परफोरेशन। टाइफाइड जो है ना, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई। फीकोरल रूट से ट्रांसमिट होता है। फीकोरल रूट से गया यानी इंटेस्टाइन में आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया तो सबसे पहले पायर पैचेस में जाना है, इसमें कोलोनाइज होना है पायर पैचेस में, और पायर पैचेस का करवा देना हाइपरप्लेजिया। जब पायर पैचेस का हाइपरप्लेजिया होगा और साथ ना वहां पे अल्सर्स बन जाएंगे, वो जो अल्सर्स होंगे ना पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस है। ये पॉइंट याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो अब आगे ट्यूबरकुलोसिस पढ़ना है उसमें जो अल्सर बनेंगे वो ट्रांसवर्स टू द लॉन्ग एक्सिस है, लेकिन जो टाइफाइड है उसके पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस है। अच्छा, उसके बाद अब इंटेस्टाइन में ये अल्सर बनवा रहा है, यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक तो जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन उसके बाद अगर इसने परफोरेशन करवा दी, इंटेस्टाइन परफोरेट कर दी, अब सर्जरी वालों का केस है, अब मेडिसिन से ट्रीट नहीं होगा, अब सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बोवल है वो किसी भी साइट पे परफोरेट कर सकती है, लेकिन उसकी जो कॉमन साइट है वो टर्मिनल इलियम है। कि जो अगर टाइफाइड के केस में परफोरेशन होगी वो सबसे कॉमन टर्मिनल इलियम पे होती है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, एक तो पेशेंट बताएगा, क्योंकि ये तो नहीं है कि उसको आज ही टाइफाइड हुआ आज ही परफोरेट करेगी, ऐसा नहीं होता। उसको 2-3 हफ्ते से टाइफाइड था,
अल्सर्स बन रहे थे और पेशेंट 2 से 3 वीक्स की हिस्ट्री देगा। स्टेप लेडर पैटर्न जो टिपिकल है टाइफाइड के लिए, वो फीवर चल रहा था। मेलिना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अल्सर्स हैं, इस वजह से मेलिना हो सकता है। और अब जो परफोरेशन हुई है उसकी वजह से सडन उसको अब्डोमिनल पेन है और गार्डिंग, रिजिडिटी, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। पेशेंट जो है उसमें डिहाइड्रेशन और टॉक्सिसिटी के भी साइंस मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फीचर्स हो गए। आपने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको माइंड में आएगा ना कि अच्छा ये टाइफाइड लग रहा है, क्योंकि पीछे 2-3 हफ्ते की टाइफाइड की हिस्ट्री है और अब सडन पेरिटोनाइटिस के साइन सिम्टम्स है, तो ये परफोरेट कर गया। आपने उसको सीबीसी करवाकर आपको ल्यूकोपीनिया मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, टाइफाइड में ल्यूकोपीनिया हो जाता है। ब्लड कल्चर होंगे, स्टूल कल्चर, टाइफाइड का टेस्ट, यानी उसमें एंटीबॉडीज देखी जाएंगी टाइफाइड के अगेंस्ट, और एक एक्सरे चेस्ट आपने करवाना है एयर अंडर डायफ्राम, क्योंकि ये भी परफोरेशन है ना, तो परफोरेशन में एयर अंडर डायफ्राम मिलती है। एक यहाँ मैं चीज जरूर मेंशन करूंगी, वो ये है कि जब हमने लोअर जीआईटी सारी डिस्कस करनी है ना, तो लोअर जीआईटी की हर डिजीज की हमने इन्वेस्टिगेशंस भी डिस्कस करनी है आज की वीडियो में। आपने ना एक रूल याद रखना है। वो रूल ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने खुद जब लोअर जीआईटी को पढ़ा तो मुझे ऐसा फील हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि थम, क्या उसको कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ मतलब ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वेरिएशंस हो सकती हैं, एक्सेप्शंस और ऑलवेज है। तो एक तो आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं, ठीक है। ज्यादातर डिजीज की, ऑलमोस्ट 90% डिजीज जो लोअर जेटी की है ना, उनमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं। ब्लड में सीबीसी सबसे कॉमन है। कुछ तो डायरिया रिलेटेड डिजीज है ना, उनमें हम एल्ब्यूमिन लेवल भी देख रहे होते हैं। हाइपरब्यूमिनीमिया हो जाता है, प्रोटीन लॉस हो जाता है, प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तीसरा, ब्लड में जो है ना वो कुछ सीरोलॉजी टेस्ट करवा रहे होते हैं, एंटीबॉडीज देख रहे होते हैं। जैसे अभी टाइफाइड के लिए भी देखा ना कि टाइफाइड का एंटीबॉडीज देखनी, आईजीजी आईजीएम देखना है, और आगे जाके अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी देखेंगे हम, पीएन का देखनी होती है उसमें। ये होता है ब्लड में। चौथा, ब्लड से रिलेटेड होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर करवा रहे होते हैं। तो एक तो आपने ये देखना है कि जब भी आपको लोअर जीआईटी का क्वेश्चन आ गया, आपने इन्वेस्टिगेशन लिखनी शुरू ब्लड से करनी है, और सीबीसी लिख के बाकी अगर ब्लड कल्चर करवाना है, ये सारा लिखना है। दूसरा जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है ना ब्लड के बाद, वो ज्यादातर हो रही होती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में अब ना सिग्मोइडोस्कोपी करवाते हैं अगर सिर्फ रेक्टम या सिग्मोइड कोलोनिन वो, कोलोनोस्कोपी करवाते हैं अगर कोलोनिन वो, ठीक है। और जब कोलोनोस्कोपी करवाते हैं साथ बायोप्सी भी ले लेते हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में। फिर बाद में बताते हैं प्रेजेंटेशन की बायोप्सी पे हमें क्या प्रेजेंटेशन मिली, कैसा था वो गट वॉल सारी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी क्या थी, माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशन क्या थी। तो एंडोस्कोपी की इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। तीसरी ना इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक में अब क्या होता है, इमेजिंग टेक्निक में एक्सरे, प्लेन एक्सरे, जैसे अभी देखा परफोरेशन के केस में कि एक्सरे रेक्ट पोस्चर में करवाते हैं, एयर अंडर डायफ्राम मिलती है। ऑब्स्ट्रक्शन के केस में देखेंगे कि एक्सरे सुपाइन पोजीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टेलर ऑब्स्ट्रक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो प्लेन एक्सरे कुछ केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड भी आती है, कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है, वो भी देखेंगे। सिटी स्कैन इमेजिंग में करवाते हैं जब ना डायवर्टिकुलाइटिस हो ना, आपके पास डायवर्टिकुलाइटिस का पेशेंट आ जाए ना, तो आप उसको कभी भी एंडोस्कोपी नहीं करते एक्यूट केसेस में, क्योंकि वो परफोरेशन उसने करवा देनी है। आप उसको सिटी स्कैन, तब इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है सिटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट, चाहे वो मैकल डायवर्टिकुलाइटिस हो चाहे वो सिग्मोइड का डायवर्टिकुलाइटिस हो, ठीक है। तब सिटी प्रेफर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन चॉइस होता है, तो इमेजिंग में तब सिटी स्कैन आ जाता है। एक इमेजिंग होती है बेरियम स्टडीज उसको कहते हैं। अब उसमें ना फर्दर उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। बेरियम, एक तो होता है बेरियम स्वेलिंग करवाते हैं जब अपर पार्ट ऑफ जीआईडी को देखना हो, जैसे फेरेंक्स है, ठीक है। एक होता है बेरियम फॉलो थ्रो, वो करवाते हैं जब स्टमक को या नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन को देखना हो, जैसे अभी हम देखेंगे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज में कि बेरियम फॉलो थ्रो करवाया जा रहा है। एक होता है बेरियम एनीमा, वो करवाते हैं अगर रेक्टम को, सिग्मोइड कोलोन को, यानी लोअर पार्ट ऑफ जीआईडी को देखना हो, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टडीज होती है, लेकिन वो सारी इमेजिंग में आती है, क्योंकि बेरियम देने के बाद पेशेंट को उसका इमेजिंग ही लेंगे ना, उसका एक्सरे ही लेंगे, तभी नजर आएगा ना। अच्छा, लास्ट जो होती है ना वो स्टूल एनालिसिस या स्टूल कल्चर, ठीक है। जैसे कुछ इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं डायरिया के, उस केस में आप स्टूल में देखते हैं आपको ट्रोफोजाइट, डिफरेंट पैरासाइट के मिल जाते हैं, एग्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। या आप स्टूल में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में आप देखते हो कैल्प्रोटेक्टिन जो है वो आपको रेज मिलता है स्टूल में, ठीक है। ये जो 4 इन्वेस्टिगेशन है ना, ये 4 की 4 यूज होती हैं सारी लोअर जीआईटी की डिजीज में। आप कोई सिनेरियो आगे आपको नहीं याद आ रहा इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन थी, आप ये 4 लिख कर आ जाओ, ठीक है। और आगे आप देखोगे भी कि डिजीज में यही जो है ना वो 4 यूज हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं जी। टाइफाइड की बात हो गई थी, नेक्स्ट हमें जाना है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस पे। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस में अब ना इसमें ये होता है कि जो प्राइमरी फोकस है तो वो लंग्स में है ना, कि पेशेंट को लंग्स का परमानेंटली ट्यूबरकुलोसिस था। उसके बाद ना उसने बार बार कफ की वजह से जो था वो उसका स्वेलिंग हो गई ट्यूबरकल बेसिलाई की, ठीक है। ट्यूबरकल बेसिलाई से स्वेलिंग कर लिए, अब वो उसके इंटेस्टाइन में आ गए। इंटेस्टाइन में आकर ना 2 सिनेरियो फर्दर हो सकते हैं। जब उसने स्वेलिंग कर लिए 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उस पर्सन की इम्यूनिटी कैसी है, अगर तो उसकी इम्यूनिटी पुअर है, पुअर इम्यूनिटी है, तो उसमें ना इंटेस्टाइन में अल्सर्स बन जाएंगे, अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा।
अब टाइफाइड में भी अल्सर देखे थे, वो अल्सर थे पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जो टीबी के अल्सर है ये ट्रांसवर्स टू द लॉन्ग एक्सिस होते हैं। तो अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वो अल्सरेशन करा देगी। इस केस में जो मेन प्रेजेंटेशन होती है वो डायरिया के साथ ही होती है, पेशेंट डायरिया के साथ आता है, और वेट लॉस, फीवर वगैरह, वो टिपिकल जो टीबी की फीचर्स है वो भी होंगे, और टीबी की हिस्ट्री भी देगा पेशेंट, ठीक है। तो ये होता है जी पुअर इम्यूनिटी के केस में। इसमें देख लिया। दूसरी जो टाइप होती है वो हाइपरप्लास्टिक। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है तो जब उसने इंजेस्ट किया ना, जब उसने स्वेलो किया इस ट्यूबरकल बैसिलाई को, तो इसने अल्सर करवाने की कोशिश की, पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी थी, तो पेशेंट का जो पायर पैचेज है ना, उन्होंने अच्छा रिएक्शन शो किया, उन्होंने हाइपरप्लेजिया किया, हाइपरप्लेजिया हो गया उनका, ठीक है। उनके लिम्फ नोड भी लार्ज हो गए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पर एक मैस बन सकता है। ये ज्यादातर जो टीबी है ना, ये क्योंकि जाकर इलियम को इफेक्ट कर रही होती है मोस्ट कॉमन, तो जब ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व साइड इसकी इलियम होती है, इसलिए ज्यादातर मसले राइट इलियक फोसा में आपको मिल रहे होते हैं। तो मैस आपको राइट इलियक फोसा में मिल सकता है हाइपरप्लास्टिक केस में। इसके अलावा इसमें कोली की एब्डोमिनल पेन होती है, इसमें ना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, क्योंकि वो जो इतना ज्यादा हाइपरप्लेजिया होता जा रहा है पायर पैचेस का, तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकती है सब एक्यूट। और एनीमिया मेट्रोस फीवर, ये तो टिपिकल फीचर्स है टीबी के, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंटेशन मिल सकती है हाइपरप्लास्टिक के केस में। जब भी मैस इन द राइट इलियक फोसा है ना, तो तब आपकी डीडीज में हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस जरूर आना चाहिए, वरना मैस इन इलियक फोसा के और कौन से डीडीज होते हैं? सीकम का कार्सिनोमा होता है, ठीक है। क्रोन डिजीज में भी मैस बन जाता है इलियक फोसा में, अपेंडिक्स का भी मैस बन जाता है राइट इलियक फोसा में, और ये जो है हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस भी आपने रखना है। तो इस तरह, इसके अलावा ओवरीज अगर फीमेल है तो ओवेरियन सिस्ट, ये वाली चीजें भी हो सकती हैं। तो ये सारे डीडीज की लिस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। अगर तो अल्सरेटिव है, बल्कि दोनों के केस में, अल्सरेटिव भी और हाइपरप्लास्टिक में भी, सबसे पहले सीबीसी ब्लड में तो इनीमिया मिलेगा, ईएसआर आपको रेज मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन है, एलिवेटेड ईएसआर होगा। ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इमेजिंग स्टडी में आप क्या कराओगे? बेरियम मील फोलोथ्रो, ठीक है। बेरियम मील फोलोथ्रो में क्या होगा कि आपको फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा, कि ऊपर जो सारी इंटेस्टाइन जो बिल्कुल ठीक है उसमें तो बेरियम मील नजर आएगा, लेकिन ये वाली जो इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो चुकी है, जिसमें अल्सर बन गए हैं या जिसमें हाइपरप्लेजिया हो गया, वहां पे फिलिंग डिफेक्ट है, वो फिल नहीं हो रहा वो वाला पार्ट, ठीक है। और उसके बाद तीसरी यहाँ पे ना कोलोनोस्कोपी आपने लिखनी है, कोलोनोस्कोपी करवाओगे विद बायोप्सी। और लास्ट वन डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करवाई जा सकती है। तो ये हो गई जी 3 इन्वेस्टिगेशन। स्टूल का इसमें ऐसा रोल नहीं है, स्टूल आप करवा भी सकते हो एनालिसिस, लेकिन वो सेंसिटिविटी उसकी कम है, ठीक है। तो 3 ही ज्यादा इसमें, ब्लड और इमेजिंग और ये कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ठीक है। जो मैंने ये मैं क्या कही, जो मैंने 4 बताई थी ना, इनमें से बता रही हूँ कि इनमें से ज्यादा 3 यूज हो रही है, स्टूल का ऐसा इतना रोल नहीं है ट्यूबरकुलोसिस में। अच्छा, उसके बाद हाइपरप्लास्टिक की भी यही है जो मैंने अल्सरेटिव की बताई। अब आ जाए इंटेस्टिनल अमीबियासिस पे। अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी कंटामिनेटेड, कोई गंदा खाना या पानी पी लिया, कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक से ट्रांसमिट होता है, इंटेस्टाइन में आ गया। इंटेस्टाइन में आने के बाद ये जो है ना वो कोलोन में चला जाएगा, कोलोन में जाके फ्लास्क शेप अल्सर बनवाएगा, ठीक है। कोलोन में ये फ्लास्क शेप अल्सर बनवा देता है। फिर जो है ना ये सीकम में परफोरेशन भी करवा सकता है, और ये परफोरेशन भी करवा सकता है, लेकिन वैसे अगर ये प्रेजेंट करेगा ना पेशेंट, तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा? इंटरमीडिएट डायरिया के साथ। जिसके इंटेस्टाइन में अमीबा होगा ना, वो प्रेजेंट करेगा इंटरमीडिएट डायरिया के साथ। और फाउल स्मेलिंग स्टूल, फाउल स्मेलिंग स्टूल जब आपको नजर आ जाए ना सिनेरियो में, तो आपका माइंड सबसे पहले अमीबा की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये यूजुअल प्रेजेंटेशन है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होंगे और स्टूल में म्यूकस भी मिलेगा, ठीक हो गया। इसकी ना इन्वेस्टिगेशन बड़ी आसान है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में आपने सीरोलॉजी करवानी होती है, ज्यादातर इसमें पीसीआर करवा रहे होते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी की बात करें तो सिग्मोइडोस्कोपी करवानी है, और स्टूल एग्जामिनेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इसके 3 एस है, ट्रिपल एस, ठीक है। दूसरा इसमें ऐसे याद रखना है, इसमें इमेजिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली ब्लड, स्टूल और सिग्मोइडोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट जो है वो हिस्पेरिक डिजीज है। हिस्पेरिक डिजीज में क्या होता है कि कुछ पोर्शन होता है इंटेस्टाइन का जहाँ पे गैंग्लियन नहीं बनते, एक गैंग्लियोनिक रह जाता है, गैंग्लियन सेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूरल क्रस्ट सेल जो है ना वो उस एरिया में ट्रांसफर ही नहीं हुए, डेवलप जब हो रही थी गट, जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो वहाँ पे गैंग्लियन नहीं मिले, गैंग्लियन नहीं बनेंगे तो वो पार्ट जो है ना वो रिलैक्स नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, एक गैंग्लियोनिक जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। 75% केसेस में जो डिजीज है ना वो रेक्टम को और सिग्मोइड कोलोन को इन्वॉल्व करती है, यानी ऊपर से सारा कोलोन बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन जो रेक्टम का और सिग्मोइड कोलोन का पार्ट है वहां पे बिल्कुल नैरोइंग हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, ठीक है, उस सेगमेंट में। लेकिन 15% केसेस कुछ ऐसे भी है जिनमें कोलोन भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको लॉन्ग सेगमेंट कहते हैं, पूरा लॉन्ग सेगमेंट कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, फीचर्स। अगर तो न्यू नेट है, यानी कंजेनिटली गैंग्लियन नहीं ना प्रेजेंट, तो न्यू नेट आ सकते हैं। तो मिकोनियम पास नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे रेक्टम में और सिग्मोइड कोलोन में इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और वो नैरोइंग हो गई है, तो मिकोनियम बहुत देर से पास हो रहा है। एब्डोमन जो है वो डिस्टेंड करता जाएगा, क्योंकि ऊपर सारा जमा होता जा रहा है, तो एब्डोमन डिस्टेंड कर जाएगा। बिलियस वॉमिटिंग हो सकती है। ओल्ड जो चाइल्ड है वो भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ आएगा, उसमें भी डिस्टेंशन होगी, उसमें एक फेलियर टू थ्राइव होता है, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा होता है, ठीक है।
डायग्नोज कैसे करना है? इसकी डायग्नोसिस बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको फुल थिकनेस बायोप्सी लेनी पड़ेगी, ठीक है? आप सिग्मोइडोस्कोपी करके फुल थिकनेस बायोप्सी लोगे, क्योंकि फिर ही आप देखोगे ना गैंग्लियन एब्सेंट है। बेरियम एनीमा, अब यहाँ पे बेरियम फोलोथ्रो नहीं लिखा मैंने। क्यों बेरियम फोलोथ्रो क्यों नहीं लिखना आपने? क्योंकि बेरियम फोलोथ्रो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं इन्वॉल्व की इसने, कहीं पे भी नहीं किया इसने, तो किया हुआ है इन्वॉल्व रेक्टम को, फिर आगे कोलोन को, तो बेरियम एनीमा, ठीक है? बेरियम एनीमा की क्या फीचर है जो आपने याद रखना है? कोनिंग नजर आएगी आपको, कोन बनी होगी ऊपर सारा, ठीक है? कोलोन का पोर्शन या इंटेस्टाइन का पोर्शन ठीक है, लेकिन वो वाली जगह जहां पर नैरोइंग है वहां पे आज से आपको एक कोन सी बनी नजर आएगी, ठीक है? कुछ इस तरह की तो कोनिंग आपको नजर आएगी जंक्शन पे, एक गैंग्लियोनिक और ऊपर जो नॉर्मल जोन है उसके जंक्शन पे, और एनोरेक्टल मैनोमेट्री करवानी है, ठीक है? तो ये होगी जी इन्वेस्टिगेशन हिर्शस्प्रंग डिजीज की। नेक्स्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंपॉर्टेंट डिजीज है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ना रिलैप्सिंग एंड रिमीटिंग कोर्स होता है, एपिसोड्स आते हैं, ठीक हो गया फिर दोबारा से हो जाएगा, ठीक है? अल्सर इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, किसमें अल्सर्स बनते हैं। रेक्टम को और कोलोन को इफेक्ट करती है, ये भी रेक्टम से शुरू होती है, उसके बाद ये जो है ना वो डिस्टेंड करती है, ठीक है? रेक्टम से शुरू हो गई, एक्सटेंड की, ऊपर कंटिन्यूस फैशन में जाती जाएगी, कोलोन को इन्वॉल्व करती जाएगी, रेयरली इल्यूसिबल वोव तक भी चली जाती है, उसको भी इनकम्पिटेंट कर देती है, ठीक है? एटियोलॉजी की क्या, वैसे इसकी एटियोलॉजी एज सच पूछते नहीं होते, क्योंकि इसकी एटियोलॉजी वेग सी है, लेकिन देख लेते हैं। एक तो ऑटोइम्यूनिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑटोइम्यूनिटी डिजीज है, ठीक है? और फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में रिस्क इंक्रीज कर जाता है। यूजुअली पेशेंट 20 से 40 के दरमियान यानी यंग एज के पेशेंट आ रहे होते हैं। स्मोकिंग का थोड़ा बहुत इसमें प्रोटेक्टिव रोल है। और लास्ट इसमें पॉइंट है कि इसमें ना म्यूकोजा जिनका बैरियर वीक होता है और म्यूकोजल जो मेटाबॉलिज्म है ब्यूटारेट्स का वो डिफेक्टिव है, उन लोगों में ये हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये इसकी एटियोलॉजी है। पैथोलॉजी इसमें आपने रीड कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ना आपने क्रोन की याद करनी है और अल्सरेटिव कोलाइटिस की, दोनों किस तरह से याद रखनी है। माइक्रोस्कोपी क्या नजर आ रहा है और माइक्रोस्कोपी क्या। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपी क्या है, हाइप्रीमिया, एडिमा, ग्रेनुलैरिटी है, सूडोपोलिप्स है, अल्सर्स है, ठीक है? और माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आ रहा है? माइक्रोस्कोपी में लैमिना प्रोप्रियम इन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स है और क्रिप्ट बनते जा रहे हैं। एक उसने यहाँ पे मेगाकोलोन की भी बात की हुई है कि आपको ना अगर न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है ना उनका डैमेज हो जाए ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, उनकी कंटेमिनेशन हो जाए, उस केस में जो कोलोन है ना वो डायलेट होती जाती है, उसकी टॉक्सिक डायलेटेशन हो जाती है। और अगर उसका 6 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर हो जाए ना तो उसको कहते हैं मेगाकोलोन, टॉक्सिक मेगाकोलोन, और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, ठीक है? आगे वैसे हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़नी भी है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, उनमें इसको पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? मैंने कहा कि रेक्टम को इन्वॉल्व करती है, उसके बाद ये एक्सटेंड करती है कोलोन तक। तो बास केसेस में 25% केसेस में सिर्फ रेक्टम तक ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। अगर इसने सिर्फ रेक्टम को इन्वॉल्व किया, प्रोक्टाइटिस है, उस केस में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? इसमें जो मेन फीचर्स है ना वो टिनिस्मस एंड अर्जेंसी है, ठीक है? टिनिस्मस एंड अर्जेंसी। उसके अलावा अगर इसने कोलोन को भी इन्वॉल्व कर लिया, रेक्टम के बाद इसने कोलोन को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो कंटिन्यूस फैशन में कोलोन को इन्वॉल्व करेगी। ये कंटिन्यूस फैशन याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम क्रोन डिजीज देखेंगे ना उसमें स्किप लेयंस होते हैं, उसमें कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन अल्सरेटिव में कंटिन्यूस फैशन में इन्वॉल्व करी होती है। अच्छा, अब अगर ये तो रेक्टम से ऊपर जाए और अगर सिर्फ ये डिसेंडिंग कोलोन तक रहे, डिसेंडिंग कोलोन तक, सिग्मोइडो डिसेंडिंग कोलोन तक, ठीक है, तो उसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस। लेकिन पैन कोलाइटिस कब कहते हैं, टोटल कोलाइटिस कब कहते हैं? जब ये मिड ट्रांसवर्स कोलोन से भी आगे चली जाए। यानी अगर इधर मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे है ना, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन है और ये नीचे रेक्टम है, ठीक है? अगर रेक्टम के बाद ये सिग्मोइड को इन्वॉल्व करके यहां तक इन्वॉल्व कर ले, यानी डिसेंडिंग कोलोन को, तो तब ये सिर्फ लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस ही होगा, है ना, लेफ्ट साइडेड। लेकिन अगर ये ट्रांसवर्स कोलोन को मिड से ज्यादा यहां तक इन्वॉल्व कर ले, यहां तक कर ले, तो फिर ये टोटल कोलाइटिस हम इसको कहते हैं, ठीक है? पैन कोलाइटिस या टोटल कोलाइटिस। अच्छा, अब अगर कोलोन इन्वॉल्व हो चुकी है, चाहे वो लेफ्ट साइडेड है चाहे पैन कोलाइटिस है, उसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? उसमें मेन जो फीचर है ना वो ब्लडी डायरिया का होता है। ब्लडी डायरिया उसका मेन फीचर होता है, अटैक्स आ रहे होते हैं, डायरिया अब इतना ज्यादा उसकी वजह से, एक तो ब्लडी डायरिया तो उस वजह से एनीमिया होगा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस और फ्लूइड लॉस होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, ठीक है? सिस्टमिक फीचर्स भी होंगे, फीवर, टेकिकार्डिया, हाइपरब्यूमिनीमिया, वेट लॉस, ये वाले फीचर्स भी होंगे। अगर क्लासिफिकेशन करें सेवेरिटी की तो ये माइल्ड डिजीज हो सकती है, मॉडरेट डिजीज हो सकती है, स्वेयर डिजीज हो सकती है और फल्मिनेंट डिजीज। माइल्ड डिजीज में क्या होगा कि फ्यूर देन 4 स्टूल्स होंगे, ठीक है? सिस्टमिक साइंस ऐसे जिसमें माइल्ड में बिल्कुल नहीं होते, सिर्फ स्टूल्स होते हैं और वो ब्लडी भी हो सकते हैं और बाजू विदाउट ब्लड भी होते हैं। मॉडरेट डिजीज में मोर देन 4 स्टूल्स होते हैं, साइंस होते हैं टॉक्सिसिटी के मिनिमल होते हैं, लेकिन पेशेंट में जो है वो एनीमिया हो जाता है, बट इतना एनीमिया नहीं होता कि ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े। और साथ मॉडरेट से साइन होते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, फीवर, मतलब टॉक्सिसिटी के साइन होते हैं बट मॉडरेट उनकी इंटेंसिटी होती है। स्वेयर डिजीज में 6 से ज्यादा ब्लड स्टूल्स होंगे, ठीक है? इसको एस से याद रखें ना, एस से स्वेयर, एस से 6, मोर देन 6 स्टूल्स होंगे।
और इसमें सिग्निफिकेंट ब्लडी बॉल मूवमेंट्स होगी, टॉक्सिसिटी के एविडेंस आपको मिलेंगे, टैकिकार्डिया, इनीमिया, फीवर, ये सारा कुछ। और फल्मिनेंट डिजीज जो है ये सबसे बुरी प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होगा कि मोर देन 10 स्टूल्स होंगे, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, इतनी मतलब ब्लीड कर रहा है पेशेंट, उसको ट्रांसफ्यूजन तो देनी पड़ेगी। एब्डोमेन डिस्टेंड कर गया, एब्डोमेन टेंडरनेस और बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। और एक और फल्मिनेंट में टाइप होती है कि टॉक्सिक मेगाकोलोन हो ना तो भी इसी में आता है फल्मिनेंट, उसमें भी हमें अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन अगर इसकी देखें तो कुछ इसकी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन उन्होंने बताई हुई है, कुछ क्रोनिक। एक्यूट में इसकी तो टॉक्सिक डायलिटेशन आ जाती है ना, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेगाकोलोन अगर बन जाए, यानी अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि 6 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर इसका डायमीटर हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन, ठीक है। इस केस में आप क्या कराते हो, इसमें पेशेंट सिवियर एब्डोमिनल पेन के साथ आता है और प्लेन उसका रेडियोग्राफ लिया जाता है डेली। वो वाले पेशेंट जिनमें कोलाइटिस हो जाए ना, उनमें हम डेली रेडियोग्राफ्स ले रहे होते हैं, ताकि अगर उसको कोई मेगाकोलोन हो भी जाए ना तो हम फौरन से उसको अर्ली डायग्नोस कर लें, अर्ली डायग्नोसिस उसका हो जाए, ठीक है। तो उसका हम डेली रेडियोग्राफ ले रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर्जरी की इंडिकेशन है। मेगाकोलोन परफरेशन, कुछ केस में परफरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। परफरेशन एक तो ये भी हो सकती है कि कोलाइटिस से डायरेक्टली परफरेशन में चली गई और बाजू का कोलाइटिस से पहले मेगाकोलोन हुआ, फिर मेगाकोलोन परफरेट कर गई, ठीक है। परफरेशन के बाद पेशेंट कैसे आएगा, वही पेरिटोनाइटिस के फीचर्स, साइन सिम्टम्स, टेंडरनेस, रिजिडिटी, गार्डिंग, स्वेयर, सडन ऑनसेट पेन, ठीक है। और इसमें हम स्टेरॉइड दे देते, अगर देना तो स्टेरॉइड्स की वजह से ये जो साइंस है ये मास्क भी हो सकती हैं। स्टेरॉइड्स क्योंकि पेशेंट ले रहे होते हैं ना, जो कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के, वो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं एक्यूट, जब उनको आ रहे होते हैं ना, क्या फ्लेयर्स आ रहे होते हैं डिजीज के, तब वो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं। तो बाजू का वो स्टेरॉइड्स पे होते हैं, परफेक्ट भी कर जाती है, लेकिन ये सारे जो फीचर्स आने होते हैं वो नहीं आ पाते, तो पता नहीं चलता, ठीक है। और फिर इसके इसमें डेथ भी हो सकती है। सिवियर हेमरेज भी हो सकता है कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है। क्रोनिक में कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर का रिस्क बाजू का पूछ लेते हैं कि कितना रिस्क है, कितने परसेंट रिस्क है, हमें बताएं। 3.5% ओवरऑल रिस्क होता है, ओवरऑल अल्सरेटिव कोलाइटिस रिस्क को, उसमें 3.5% तक रिस्क होता है। लेकिन दूसरे जो चीजें ना वो याद रखनी है कि कैंसर का रिस्क इंक्रीज करता रहता है दो चीजों पर। एक तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, कितने सालों से उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, दूसरा उसने कितनी इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व किया, कितनी एक्सटेंट है उसकी, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, कैंसर का जो रिस्क है। जैसे ही 10 ईयर्स गुजर जाए, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुए 10 ईयर्स गुजर जाए, उसके बाद उसका ईयरली एनुअल कोलोनोस्कोपी करना होता है विद बायोप्सी, मैंडेटरी है। ईयरली क्लोनोस्कोपी विद बायोप्सी मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि हमने कैंसर को अर्ली डायग्नोज करना है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं,